हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे किसकी? परासरण दाब की। और परासरण दाब से रिलेटेड कौन कौन से नियम आते हैं उनकी बात करेंगे। और आज हम इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आंकिक प्रश्न की भी बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा परासरण दाब का जो पहला नियम है उसको बोला जाता है वॉयल वान हाफ नियम। क्या बोला जाता है दोस्तों? वॉयल वान हाफ नियम बोला जाता है। और इस नियम को कैसे डिफाइन करेंगे? ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर। स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब, याद रहे परासरण दाब को पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहीं कहीं पर इसको पाई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहना ये चीज। तनु विलयन का परासरण दाब पी विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती होता है। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है? पी समानुपाती सी। पहला नियम क्या बोलता है? वाइल वांटाप का नियम कि जो परासरण दाब होता है वो सांद्रता के कैसा होता है? समानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब बात करते हैं परासरण दाब के सेकंड नियम की, जिसका नाम होता है चार्ल्स वान हाफ नियम। चार्ल्स वान हाफ नियम, इसमें क्या होता है? पहले वाले नियम में तो ताप स्थिर लिया गया था, लेकिन सेकंड वाले नियम में स्थिर क्या लिया जाएगा? सांद्रता। तो स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप के कैसा होता है? समानुपाती होता है। मतलब P समानुपाती T। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर सेकंड। तो हमने दो समीकरणें पढ़ी, जबकि परासरण दाब की कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम हमने वाइल वान हाफ नियम पढ़ लिया, दूसरा नियम चार्ल्स वान हाफ नियम पढ़ लिया। अब तीसरा नियम जो है उसको बोला जाता है एवोगैड्रो वान हाफ नियम। क्या बोला जाता है? एवोगैड्रो वान हाफ नियम। इसमें क्या होता है? ताप भी समान होता है तथा परासरण दाब भी कैसा होता है? समान होता है। समान ताप और परासरण दाब भी हमारा कैसा होना चाहिए? समान। पर विलयनों के समान आयतन, और आयतन भी हमारा कैसा होता है? समान। याद रहे, समान ताप और समान आयतन में विलय अणुओं की संख्या समान होती है। तो जो हमारा एवोगैड्रो वान हाफ नियम है, इसका जो हमारा जो समीकरण बनकर आएगा, P समानुपाती क्या होता है? N। यहाँ P क्या होता है? परासरण दाब। और N क्या होता है? मोलों की संख्या। क्या होता है? N। N होता है मोलों की संख्या होता है। याद रखना दोस्तों, मोलों की संख्या होता है क्या? N। अब हम क्या करेंगे? मोलों की संख्या होता है हमारा N। अब हम करने वाले हैं विलयन की सामान्य समीकरण। विलयन की सामान्य समीकरण क्या होती है? हमने 3 समीकरणें पढ़ ली हैं, वाइल वान हाफ नियम, चार्ल्स वान हाफ नियम, एवोगैड्रो वान हाफ नियम। अब विलयन की सामान्य समीकरण अगर हमें निकालनी है, तो जो हमने 2 नियम पढ़े थे ऊपर के जो 2 नियम थे, वाइल वान हाफ नियम ये वाला और चार्ल्स वान हाफ नियम ये, इन दोनों नियमों को मिलाकर एक नियम बनता है जिसको विलयन की सामान्य समीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलयन की सामान्य समीकरण बोला जाता है। आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। वाइल वान हाफ नियम, ठीक है, जो पहला वाला नियम था, तथा चार्ल्स वान हाफ नियमों को मिलाने पर, यानी कि जो सेकंड नियम था, वाइल वान हाफ नियम तथा चार्ल्स वान हाफ नियमों को मिलाने पर प्राप्त समीकरण को विलयन की सामान्य समीकरण कहते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? दोनों समीकरणों को मिलाने वाले हैं। तो आइए मिला देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। दोनों समीकरणों को मिलाने पर कौन कौन सी? वाइल वान हाफ नियम और चार्ल्स वान हाफ नियम, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को मिलाने पर, जब दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो हमारा पहली समीकरण हमारी क्या थी? P समानुपाती C। और दूसरी समीकरण क्या थी? P समानुपाती T। यानी कि इसको माना समीकरण नंबर 1 और इसको माना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 यानी कि दोनों को क्या कर दिया? दोनों समीकरणों को मिला दिया। जब दोनों को मिलाया तो भैया यहाँ का P और यहाँ का P दोनों समान है, तो हमने P ले लिया कॉमन। समानुपाती C और T, तो क्या लिख दिया? C और T। अब अगर हम ये समानुपाती का चिन्ह जो है इसको हटाएंगे,
समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर आ जाता है और बराबर के साथ कौन आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, स्थिरांक आ जाता है और उस स्थिरांक को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर r। ठीक है, तो क्या बन जाएगा p बराबर आर सी टी, क्योंकि हमने यहाँ पर जो समान समानुपाती था उसको हटा दिया है, तो p बराबर आर सी टी। जबकि जो c है, c क्या होती है, सांद्रता, इसका एक फॉर्मूला होता है c बराबर n अपॉन b। क्या होता है, c बराबर n अपॉन v। जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम उठाकर इस c की जगह पर लगा देंगे। तो c की जगह पर क्या लगाएंगे, n अपॉन v, जो कि किसके इक्वल है, c के। तो हमने c के स्थान पर n अपॉन v लगा दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, p बराबर r इंटू एन अपॉन वी इंटू टी। ठीक है, अब जो बटे में है, अपॉन में जो v है, ये बराबर के इधर लाएंगे तो p के गुणा में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, जबकि n क्या होता है, n होता है मोलों की संख्या। n क्या होता है, मोलों की संख्या। और मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी कि W अपॉन M। तो हम इस n की जगह पर W अपॉन M का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने n की जगह पर क्या लगा लिया, W अपॉन M इंटू आर इंटू टी। अगर हमको P निकालना हो, परासरण दाब निकालना हो, तो जो V है ये कहाँ चला जाएगा, बराबर के उधर चला जाएगा, और जब बराबर के उधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है। तो क्या बन जाएगा, P बराबर डब्ल्यू आर टी, क्योंकि इस n की जगह पर W अपॉन M लगा दिया है, तो डब्ल्यू आर टी ये तो पहुंच जाएगा ऊपर, और अपॉन में कौन आ जाएगा, M, और M के साथ गुणा में कौन आ जाएगा, ये B। तो क्या बन जाएगा, P बराबर W इंटू आर इंटू टी अपॉन M इंटू वी। और यही जो फॉर्मूला बनकर रेडी हुआ है, तैयार हुआ है, यही फॉर्मूला दोस्तों किसका होता है, परासरण दाब का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है, परासरण दाब का फॉर्मूला होता है, जो कि हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसी की अगर बात कर लें तो P को क्या बोलते हैं, W को क्या बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं, T को क्या बोलते हैं, ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे P बराबर परासरण दाब होता है, ठीक है। W क्या होता है, विलय का भार होता है, वो भी किसमें, ग्राम में, ठीक है। T क्या होता है, परमताप होता है। M क्या होता है, विलय का अणुभार होता है। और V क्या होता है, विलयन का आयतन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा परासरण दाब के नियम, जो कि इस फॉर्मूले से, कभी क्या होता है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये फॉर्मूला अगर आ जाएगा, ये सब वैल्यू दे रखी होंगी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, या फिर ये फॉर्मूले का भी यूज हो जाएगा। कहीं कहीं पर क्या होगा, डायरेक्ट मोलों की संख्या दे रखी होगी, तो ये फॉर्मूला लगाना है। कहीं कहीं पर क्या होगा, P बराबर आर सी टी दे रखा होगा, मतलब आर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है। आर की वैल्यू होती है दोस्तों, आर बराबर 0.0821। ये क्या होता है, जो आर होता है हमारा, जिसको गैस नियतांक बोला जाता है, आर की वैल्यू हमारी 0.0821 होती है। ये वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी हम करेंगे तो हो सकता है ये वैल्यू गिवन हो और हो सकता है ना भी हो। जब नहीं होगी तो हमको पता हो कि ये वैल्यू हमको यहाँ पर लगानी है। चलिए अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पूरा पढ़ लिया है, पूरा के पूरा इसका जो डेरिवेशन था वो हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके करने वाले हैं न्यूमेरिकल। क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कहाँ, इसके न्यूमेरिकल पर। और न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा क्या दिया है, एक क्वेश्चन दिया है। अब वो क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिया है हमारा, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर, सबसे पहली चीज क्या दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टी की वैल्यू। और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 डिग्री सेल्सियस। याद रहे दोस्तों, जब भी परासरण दाब का न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पर जो वैल्यू दे रखी होगी वो केल्विन में लगाई जाएगी। आपको तो डिग्री सेल्सियस में दे दी जाएगी, लेकिन आपको चेंज करके उसे काय में लगाना है, केल्विन में लगाना है। और जब भी अगर हम डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दे रखी होती है, उसको अगर केल्विन में चेंज करते हैं, तो हमको क्या करना होता है, जो वैल्यू दी जाती है उसमें हमको 273 क्या करना होता है, ऐड करना होता है। और 273 अगर हम इसमें ऐड कर देंगे, तो अब जो ऐड होने के बाद वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, केल्विन में आएगी। तो याद रखना, जब भी वैल्यू आपको चेंज करनी हो, अगर डिग्री सेल्सियस में है और केल्विन में चेंज करनी हो, तो आपको क्या करना होगा, 273 उसके अंदर ऐड कर देने होंगे। ठीक है, चलिए 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यूरिया के 2 ग्राम, 2 ग्राम यानी कि परसेंट की वैल्यू अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में ग्राम में दी हो या परसेंट में वैल्यू दी रखी हो, तो वो वैल्यू जो है आपकी ग्राम की होती है, ग्राम में होगी, मतलब भार होगा वो किसका, यूरिया का।
तो हम क्या करेंगे, W बराबर कितना लिखेंगे, 2 ग्राम। कितना लिखेंगे, 2 ग्राम। ठीक है। जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, परासरण दाब निकालना है, यानी कि P निकालना है। और विलयन स्थिरांक कितना दे रखा है, R बराबर, एक चीज याद रहे दोस्तों, R की जगह पर कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको S भी मिल जाएगा देखने को। तो S हो या R हो, ये कौन है, विलयन स्थिरांक है। और इन दोनों की वैल्यू हमको यही लगानी है। ठीक है। तो हम R की वैल्यू कितनी लिख लेंगे, 0.0821। ये वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ना दी जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको याद रखना होगा। ठीक है। हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, लेकिन अभी हमारे पास एक चीज रह गई है, यूरिया का अणुभार। क्या रह गया है, यूरिया का अणुभार। और अणुभार को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से। और अणुभार कितना होता है यूरिया का, कितना होता है, 60। कितना होता है, 60। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ अणुभार कितना होता है। अगर हम अणुभार की बात करते हैं तो पहले तो हमको यूरिया का फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये होता है दोस्तों अणुभार। अब नाइट्रोजन का कितना होता है भैया, 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितने, 2, तो 2 लगा देंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 प्लस 2। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 जो आया हमारा यूरिया का क्या निकल कर आया, अणुभार निकल कर आया। ठीक है। चलिए, अब अगर परसेंट में वैल्यू दी जाती है तो विलियन जो है हमारा कितना होगा, ml में होगा, और आयतन कितना होगा विलियन का, 100। कितना होगा, 100 होगा। लेकिन याद रहे, क्वेश्चन में हमें जब भी आयतन लगाना होता है तो लीटर में लगाते हैं। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 1/10 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे, 0.1 आ जाएगा, कायम आएगा दोस्तों, लीटर में आएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या हो, फॉर्मूला हो। फॉर्मूला अभी अभी मैंने सिद्ध करवाया था, क्या लगाएंगे, P बराबर W इंटू आर इंटू टी अपॉन, अपॉन क्या लगाएंगे, M इंटू बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, परासरण दाब का होता है। ठीक है भैया, वैल्यू लगा दो। P बराबर W की वैल्यू, भार कितना दे रखा है, 2, इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी अभी मैंने लिखवाई है, 0.0821, इंटू टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 300। ठीक है। एम, अणुभार कितना निकल के आया था हमारा, 60। ठीक है। आयतन कितना आया था, आयतन आया हमारा 0.1। ठीक है। ये वैल्यू हमारी निकल के आई है। अब हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दें, 6 कम 6, 6 पंजे 30, कट गया। 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें, कितना हो जाएगा, P बराबर 10 इंटू 0.0821 अपॉन में कितना दे रखा है, 0.1। पॉइंट हटाऊं और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 इंटू 0.0821। अब हम क्या करें, इसकी जब इससे कैलकुलेशन करेंगे, जब इससे सॉल्व करेंगे, बल्कि 2 जीरो है, 2 जीरो पॉइंट इधर हट जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, 8.2 वैसे ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, P बराबर 8.21, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि किस में आएगा, ATM में आएगा। तो यही था हमारा क्या, आंसर। तो याद रहे दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि परासरण दाब जो है, या तो परासरण दाब की परिभाषा आपसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, परिभाषा आपसे पूछेगा, किसकी, परासरण दाब की। किसकी पूछेगा, परासरण दाब की, या तो आपसे परिभाषा पूछेगा। और परिभाषा अगर नहीं पूछेगा तो फिर गारंटी से आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा। तो याद रहे, परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, और इसका एक न्यूमेरिकल भी याद होना चाहिए, जो कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।